हेलो बच्चों, एक नया वीडियो लेके आया हूँ। कई बच्चों ने कमेंट बॉक्स में मैसेज किए हुए थे कि सर लॉज ऑफ मोशन के रिगार्डिंग कोई वीडियो लेके आओ। है तो ये टॉपिक 9th क्लास का, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसकी प्रैक्टिकली फीलिंग करवाता हूँ। क्लियर है ना? थोड़ा सा फील आएगा कि किस तरह से लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ बोरिंग है लेकिन उसको भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे। क्लियर है ना? हमें पता है कि एक बॉडी एट रेस्ट इमेज एट रेस्ट, एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन इमेज से, मतलब वो एक रटी रटी रटाई डेफिनेशन होती है, लेकिन फिर भी उनको फील करवाऊंगा डेफिनेटली। क्लियर है ना? तो हेडिंग डालो अपनी कॉपी में, लॉज ऑफ मोशन। कौन से? न्यूटन्स लॉज ऑफ ए मोशन। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आप लोगों रटी रटाई डेफिनेशन थोड़ी सी अपने दिमाग से निकाल देना। नई डेफिनेशन आनी है तो पिछली निकालनी पड़ेगी। देखो बेटा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ ए मोशन। बेटा सुनो ध्यान से। न्यूटन ने कितने लॉ दिए थे बताओ? सबको पता 3 लॉ थे। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। क्लियर है ना? क्लासिकल फिजिक्स के बारे में बताया था। कौन सी फिजिक्स थी बोलो? क्लासिकल। क्लियर है ना? क्लासिकल क्या होता है सर? ये सब बातें मतलब आप लोगों को धीरे धीरे फिजिक्स में पता चलती जाएंगी, लेकिन हाँ, क्लासिकल का मतलब है मैक्रो वर्ल्ड। मैक्रो मतलब बड़ी बड़ी चीजें जो दिखाई दे रही हैं, समझ रहे हो ना? क्लासिकल का मतलब ये होता है कि बेटा कोई चीज है तो वो वही है। क्लियर है ना? उसकी कहीं साइड में पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपने उसको ध्यान से और जगह माइंड लगाना चाहो और ज्यादा उस पर रिसर्च करना चाहे ना, अंदर उसको डीपली कंसेप्ट उस पर जाना चाहे, तो उसकी पॉसिबिलिटी कहीं और भी मिल सकती है। दैट इज क्वांटम। क्लासिकल मतलब वो वही है, लेकिन अगर आपने उसको और अच्छे तरीके से एनालाइज किया, उसको माइक्रो लेवल पे लेके गए, तो बेटा उसकी पॉसिबिलिटी साइड वाले रूम में भी हो जाएगी कि मैं यहाँ भी हूँ और साइड के रूम में भी हूँ। दैट इज क्वांटम। क्लियर है ना? मतलब देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट पार्टिकल इज हेयर एंड प्रोबेबिलिटी, देयर इज ए प्रोबेबिलिटी। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। जब एग्जैक्ट आ जाए तो क्लासिकल हो। क्लियर है ना? लेकिन अगर उसकी पॉसिबिलिटी आ जाती है तो वो क्वांटम में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन हाँ, न्यूटन ने किसके बारे में बताया स्टार्टिंग में? क्लासिकल फिजिक्स के बारे में। क्लियर है ना? देखो बेटा, क्लासिकल फिजिक्स क्या है सुनो ध्यान से। फर्स्ट लॉ क्या कहता है न्यूटन का? फर्स्ट लॉ कहता है फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ध्यान से सुनना। ये इसने क्या बताया फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ने बताया। देखो भाई, अब तक हम क्या कहते हैं? रेस्ट को नेचुरल स्टेट मानते हैं कि कोई चीज रुकी हो सकती है ना, वो नेचुरल स्टेट है। रुकी हुई आराम से रुकी हुई नेचुरल स्टेट है वो बॉडी की। क्लियर है ना? कोई डरने वाली बात नहीं है, रुकी रह सकती है कोई चीज। लेकिन अगर वो चलनी शुरू कर दे बिना किसी धक्के के, बिना किसी फोर्स के, तो हमें डर लगता है, अरे ये अचानक कैसे चल पड़ी। समझ रहे हो ना? क्योंकि अब तक मोशन है ना, वो नेचुरल स्टेट का पार्ट नहीं था। लेकिन न्यूटन ने कहा नो, ऐसा हो सकता है। कोई बॉडी रुकी हुई है, वो भी बॉडी की नेचुरल स्टेट है। अगर किसी बॉडी की यूनिफॉर्म मोशन है ना, वो भी उसकी नेचुरल स्टेट है। मतलब रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन दोनों के दोनों कौन सी स्टेट है बोलो? नेचुरल स्टेट ऑफ द बॉडी। याद रखना बेटा, नेचुरल स्टेट ऑफ द बॉडी। क्लियर है? कौन सा लॉ है न्यूटन का बोलो? फर्स्ट लॉ। मतलब अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है ना, इसका मतलब ये मान लेना उसकी नेचुरल स्टेट है, वो अपने आप ऐसी हो सकती है। समझ रहे हो ना? लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि उसने अपने स्पीड को चेंज किया है बार बार, तो उस टाइम उसके नेचुरल स्टेट नहीं है। कहोगे सर कैसे? अगर आप वो बॉडी चली है तो इसका मतलब स्टार्टिंग में तो धक्का दिया ही होगा, उसको चलाया ही होगा ना। लेकिन नो, जरूरी नहीं है। अगर कोई बॉडी जा रही है, ऐसी जा रही है बेटा, अगर उसके सारे फोर्सेस हटा दिए जाए ना, रुकी हुई बॉडी के सारे फोर्सेस हटा दिए जाए, तो बॉडी अपने आप चल सकती है। उसके लिए आपको धक्का देने की जरूरत नहीं है। अब रोकने वाला फैक्टर तो आपने जीरो करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब बॉडी बिना फोर्स के भी चल सकती है, वो उसकी नेचुरल स्टेट हो सकती है। लेकिन आपको वो जो उसको रोकने वाले फोर्सेस उनको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो इसलिए ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने क्या कहा? रुकी हुई बॉडी और यूनिफॉर्म मोशन वाली बॉडी दोनों के दोनों कौन सी स्टेट का पार्ट है? नेचुरल स्टेट ऑफ द बॉडी। समझ में आ गई बात? किसने बताया बोलो? यूनिफॉर्म मोशन ओनली, नॉन यूनिफॉर्म नहीं। नॉन यूनिफॉर्म का अगला लॉ आएगा। समझ रहे हो ना? तो ये क्या कहा इसने कहा कि अगर कोई बॉडी अपने आप चल पड़े तो डरना नहीं है, क्योंकि वो बॉडी भी नेचुरल स्टेट का पार्ट है, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है ना बेटा? तो लिखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, रेस्ट एंड मोशन, ये नई डेफिनेशन है, वो रटी रटाई डेफिनेशन नहीं है बेटा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन आर, बिल्कुल सर, रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन आर नेचुरल स्टेट ऑफ द बॉडी, आर नेचुरल स्टेट ऑफ द बॉडी। याद रखना बेटा, नेचुरल स्टेट ऑफ द
बॉडी। अब बात करते हैं, ठीक है सर, इसका नेचुरल तो यही है कि यूनिफॉर्म मोशन में आ सकती है कोई चीज, अगर उसके साइड से सारे फोर्स हटा दिए जाएं तो उसमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर फोर्स लगाओगे तो हो सकता है बच्चों वो नेचुरल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने बाहर से धक्का लगाया उसको चलाने के, लेकिन अगर उसके सारे फोर्स हटा दिए जाएं चल तो अपने आप सकती है वो। इसका मतलब ये दोनों के दोनों कौन से स्टेट है, बोलो, नेचुरल स्टेट है, यूनिफॉर्म मोशन और क्या है बच्चों, रेस्ट। एग्री करते हो ना? इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया इसी का नाम है बेटा, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों सर लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि obvious सी बात है बेटा कि कोई चीज अगर मान लिया, इनर्शिया आपको पता है बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जो अपनी स्टेट को चेंज करने नहीं देती है। अगर कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में चल गई तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन होनी चाहिए कि बेटा जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग जाता। समझ रहे हो ना बेटा? मतलब सिंपल है, इसलिए किसका पार्ट है ये, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ। याद रखना बेटा, न्यूटन फर्स्ट लॉ का नाम लॉ ऑफ इनर्शिया भी है कि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में रह सकती है, क्योंकि उसकी नेचुरल स्टेट है। जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, जब तक उसको धक्का नहीं दिया जाता है, यही उसके कौन से लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी उसी से जुड़ा है बेटा। समझ में आ गई बात? अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सर, ठीक है, ये इनर्शिया कहां से, 9th क्लास की बात है बेटा, क्लियर है ना? अब बात आती है कि सर हमें बताओ कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि अब तक फोर्स की डिस्कवरी नहीं हुई है, अब तक सारे नेचुरल स्टेट हैं, जब तक नेचुरल स्टेट आएंगे तब तक फोर्स का डिस्कशन नहीं है, क्लियर है ना? अब फोर्स लगाएंगे तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं रहेगा, कौन सा लॉ आएगा बच्चों, सेकंड लॉ, क्लियर है ना? तो इसका मतलब अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात होगी, अब यूनिफॉर्म मोशन की बात नहीं होगी, तो इसका मतलब न्यूटन का कौन सा लॉ बोलो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या है बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर, ध्यान से सुनते चलना बेटा, ये बहुत मेन रोल है इस लॉ का हर जगह पे बेटा। ये कहता क्या है न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि अगर आपकी यूनिफॉर्म मोशन नेचुरल स्टेट है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन नेचुरल स्टेट नहीं है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉट द नेचुरल स्टेट ऑफ द बॉडी। ये स्टेटमेंट कौन सा लॉ है न्यूटन का, सेकंड लॉ है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉट नेचुरल स्टेट ऑफ द बॉडी, याद रखना बच्चों, नॉट नेचुरल। अरे सर सुना ही नहीं है तो मैंने डेफिनेशन, यही डेफिनेशन है जो रियल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉट नेचुरल स्टेट ऑफ द बॉडी। आप कहोगे इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू अप्लाई, जब क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई, अब दिमाग में आ रही होगी बातें, व्हेन यू अप्लाई ए एक्सटर्नल या अप्लाई ए एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, एक्सटर्नल, व्हेन वी अप्लाई ए एक्सटर्नल कोई भी अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस नहीं होना चाहिए, फिर तो बैलेंस होगा तो फिर दोबारा जीरो हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स, याद रखना, फोर्सेस, ठीक है। अब बात आती है सर, ठीक है, कि मतलब आप नेचुरल स्टेट, यानी कि अगर मैं कहूं कि भाई आपने नॉन यूनिफॉर्म मोशन नेचुरल स्टेट नहीं है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, क्लियर बात है? अनबैलेंस फोर्स ही हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन पैदा करता है, बैलेंस फोर्स तो हमेशा क्या पैदा करेगा, वो तो आपको यूनिफॉर्म मोशन ही देगा, क्लियर है ना? ये तो आपको यूनिफॉर्म ही देगा, क्योंकि अगर मान लिया, फील करो, अगर कोई बॉडी जा रही है, इसके ऊपर उसी टाइम किसी ने 5 न्यूटन लगा दिया, उसी टाइम इधर से किसी ने 5 न्यूटन लगा दिया, तो बॉडी की स्पीड सेम रहेगी बेटा, याद रखना। मतलब बॉडी ना तो स्पीड कम करेगी ना ज्यादा, क्योंकि ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो गए हैं, तो इसका मतलब नेट बैलेंस फोर्स जो जहां बैलेंस हो रहे हैं वहां पे उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम कहेंगे नहीं सर वो तो उसकी यूनिफॉर्म मोशन ही है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसलिए मैंने लिख दिया अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस मतलब आप समझ गए होंगे कि बॉडी है कोई भी, इधर से कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगा, इधर से 5 न्यूटन का, अब ये अनबैलेंस है, इधर का 5 न्यूटन एक्स्ट्रा है, तो ये बॉडी नॉन यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्लियर है ना? अब बात करते हैं सर, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ क्या जुड़ा है, एक्सेलरेशन, याद रखना। यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन ऑलवेज जीरो, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब उसकी मोशन बार बार कम ज्यादा हो रही है तो उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं बेटा, याद रखना, दैट मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसका मतलब एक बात समझनी पड़ेगी, न्यूटन के सेकंड लॉ ने एक्सेलरेशन के बारे में ही बताया था। उसने क्या कहा था बच्चों, उसने कहा था जो एफ होता है ना वो क्या होता है, नोट कर लेना अच्छे से बेटा, फर्स्ट लॉ उसके बाद सेकंड लॉ। उसने क्या कहा था, उन्होंने ये डिस्कस किया था कि भाई जो नेट फोर्स होता है एफ नेट, ये अनबैलेंस होना चाहिए,
इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। याद रखना बच्चों, ये एफ नेट है, यानी कि एम इंटू एक्सेलरेशन। एग्री कर रहे हो ना, मास इंटू नेट एक्सेलरेशन, याद रखना नेट एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए नेट बेटा, दैट इज क्या है बोलो, नेट वर्ल्ड। क्यों बोल रहे हो सर नेट? इसलिए बोल रहा हूं बेटा, देखो मैंने बताया था ना, इधर से मान लिया 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से 5 न्यूटन का लग रहा है, तो इसके ऊपर नेट तो कितना लगा, 5 ही लगाना इस डायरेक्शन में। तो नेट वर्ड बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि एफ नेट ही हमेशा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। एग्री कर रहे हो ना? आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट सर। ठीक है, ये नेट है बेटा, ये एफ नेट है 5 का इस डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, हमें बताओ कि ये प्रैक्टिकली फील। देखो बेटा, अब एक्सेलरेशन जब जीरो हो जाएगा तो एफ नेट जीरो है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन बनेगी, नॉन यूनिफॉर्म नहीं। इसलिए न्यूटन का सेकंड लॉ हमेशा नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात करता है। तो इसलिए एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तब ये फॉर्मूला आया है। फर्स्ट लॉ के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि अब तक हमने फोर्स का नाम लिया ही नहीं। दोनों स्टेट नेचुरल पड़ी है, और नेचुरल स्टेट जो होती है उसमें हम लोग बाहर से कोई इंटरफेरेंस करते नहीं है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं सर, ठीक बात है। अब इसका एक लॉ और है, आप फील कर रहा है फिजिकल टाइम में है ना, इसलिए का जब एक्सेलेरेशन होता है तो स्पीड भी चेंज होती है ना। अब आपको स्पीड चेंज अगर होती है तो भी ऐसी बात है बच्चों, उसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म जुड़ी है, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट वाली। तो कैसे जुड़ी है देखना बेटा। अब एक बात है, एक्सेलरेशन कब ज्यादा आएगा, एक्सेलरेशन कब ज्यादा आएगा किसी बॉडी का, स्पीड कम ज्यादा कब हो सकती है, जब आपको आपके लिए कुछ पैरामीटर याद रखने पड़ेंगे। आपको क्या है, जैसे मान लिया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू नो सभी जानते हैं। अब आपको v तो फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल है, a क्या है नेट एक्सेलरेशन, t क्या है टाइम। व्हाट इज टाइम? दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ कांटेक्ट। वो टाइम जिसने उस स्पीड को v से क्या कर दिया, u से क्या कर दिया v, यानी कि इसको चेंज, इससे ये बनाने में जो टाइम लगा वो t है बेटा, याद रखना। इससे ये बनाने में, u से v बनाने में टाइम लगा वो t है। क्लियर है ना? तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि व्हाट इज एक्सेलरेशन कितना आएगा बॉडी का, तो आप निकाल सकते हो v माइनस यू इज इक्वल टू at, तो आराम से a की वैल्यू निकल जाएगी v माइनस यू अपॉन t। इसको उठाओ, यहाँ रिप्लेस कर दो, तो एफ नेट कितना आ गया बच्चों बताओ। एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू में वी माइनस यू अपॉन टी। एग्री करते हो ना? अब आप देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एफ नेट इज इक्वल टू, इसको रिप्लेस करोगे एम वी माइनस एम यू। याद रखना बेटा, एम वी माइनस एम यू एक ही इंटरेस्टिंग टाइप है बेटा जो आपको याद रखना पड़ेगा, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। ये जो एम इंटू वी है ना, इसको बोलते हैं मोमेंटम। याद रखना मोमेंटम, यानी कि जैसे आप लोगों के पास मोमेंटम है ना, आप कितना मोमेंटम है आपके पास, तो वो मास इनटू वेलोसिटी की, कितना मास है कितनी स्पीड, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उस बॉडी का मोमेंटम आ जाता है। तो ये जो मोमेंटम है बॉडी का फाइनल मोमेंटम है, जो उसकी स्पीड v हो चुकी है। और ये कौन सा मोमेंटम, उसका इनिशियल मोमेंटम है। तो आप समझ सकते हो जो एफ नेट आएगा बच्चों, जो एफ नेट आएगा वो आएगा फाइनल मोमेंटम, इसका सिंबॉलिक फॉर्म p होता है, माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन t। फाइनल मोमेंटम जो होगा वो होगा एम वी, और बेटा जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो होगा एम इंटू यू। तो दोनों के दोनों याद रखने हैं। तो आपको होगा पी पी एफ माइनस पी आई बाई टी। व्हाट इज टी? टी है वो टाइम जिसमें इनिशियल मोमेंटम से कितना बना है, उसका फाइनल मोमेंटम बना है, वो जो टाइम टेकन है दैट इज टी। एग्री करते हो ना? अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर टी कम है तो F क्या है, ज्यादा है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम में चेंज होने में बहुत टाइम लग रहा है, टाइम बहुत ज्यादा है, तो समझो फोर्स कम लगा है, तभी ऑब्वियस सी बात है तो ये फाइनल मोमेंटम चेंज होने में ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी कि इसके मोमेंटम के चेंज करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा फोर्स नहीं है। जैसे कोई टीम है, उसका कोच क्या करता है, मोमेंटम चेंज करता है, उसको हौसला देता है कि तुम कर सकते हो, और वो आगे बढ़ती है टीम। तो इसका मतलब मोमेंटम चेंज का मतलब कि टीम का मोमेंटम बदलना है, उसने वो टीम एवरेज है उसको ब्रिलियंट, उसको टॉप क्लास बनाना है, तो उसका मोमेंटम में चेंज लेके आना पड़ेगा। तो जो कोच का फोर्स होता है ना, वो मैटर करता है कि कितना फोर्स लगा के उसको आगे भगा रहा है। तो अगर मोमेंटम जल्दी बदलता है टीम का, इसका मतलब उसके फोर्स उतना ही ज्यादा लगा है, और अगर मोमेंटम स्लो बदल रहा है तो उतना ही टाइम क्या लग रहा है, बोलो क्या लगा है, बोलो ज्यादा लगा है। क्लियर बात है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका मोमेंटम बदलने में टाइम लग रहा है तो इट मींस टी ज्यादा हुआ, और इसका मतलब फोर्स क्या लगा है, कम लगाया है। अगर टी कम लगी तो इसका मतलब फोर्स क्या लग गया, ज्यादा लग गया उस टीम का मोमेंटम चेंज करने में। एग्री कर रहे हो ना? यानी कि मोमेंटम की जो टर्म है वो होती है एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। टी है टाइम टेकन टू चेंज द मोमेंटम, टाइम टेकन टू चेंज दी मोमेंटम, क्योंकि आप किसी का मोमेंटम कितना चेंज करते हो, चेंज दी मोमेंटम,
मोमेंटम। अब बात करते हैं सर टी है एक बहुत इंटरेस्टिंग, इसलिए कई बार इसको डीपी बाई डी लिख सकते हैं। कई बार जब टाइम बहुत छोटा होता है तो इसको डीपी लिख सकते हो, डीपी पी फाइनल बाई पी इनिशियल को डीपी, और ये जो टाइम छोटा होता है तो उसको डी, तो कई बार इसको एफ नेट इज इक्वल टू डीपी बाई डी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को भी हम एफ नेट बोलते हो, दैट इज ऑल्सो न्यूटन का कौन सा लॉ है बच्चों, सेकंड लॉ है कि एफ नेट इज इक्वल टू डीपी बाई डी। और ये टी है, ये टाइम चेंज है, वो टाइम है जिस दौरान उसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ है, डीपी, यानी कि dt वो टाइम है जिसमें उसका मोमेंटम dp चेंज हुआ है, मतलब फाइनल माइनस है इनिशियल, उसका मोमेंटम चेंज हुआ है। और मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर मान लिया बेटा, आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, आपको थोड़ा फील आएगा इस चीज में। ये चीज रब कर दूं, ये न्यूटन के सेकंड लॉ है कि नेट फोर्स इज आल्सो इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए मोमेंटम। फर्स्ट डेफिनेशन आपको लिखवा दी थी कि भाई क्या है बोलो, अनबैलेंस फोर्स हमेशा क्या पैदा करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पैदा करता है, दैट इज आल्सो न्यूटन कौन सा लॉ बोलो, सेकंड लॉ। तो ये दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख देना कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स बेटा, तो दैट इज आल्सो न्यूटन सेकंड लॉ। अब बात करते हैं, थोड़ी सी फील लेते हैं बेटा इस चीज को कि सर ये टाइम ऑफ कांटेक्ट वाला थोड़ा सा मैं बताओ। मान लिया बेटा मेरे पास कोई बॉल है, देख ना कोई बॉल आई है, बॉल ऐसे गई और वापस आई, पहले उसकी स्पीड थी u और बाद में स्पीड कितनी होगी v, तो आप देख सकते हो u से v आई ना, तो देट इज अ मोमेंटम चेंज। और यहाँ पे जो टाइम लगा है इसके मोमेंटम को चेंज करने में, उसको बोलते हैं कई बार बच्चों टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट, नाम है बच्चों, ये बोलना नहीं है, टाइम ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं जिसको टी बोलते हैं। अगर मतलब जितने टाइम तक कांटेक्ट में रही है उसी टाइम में तो मतलब मोमेंटम को चेंज कर दिया ना, बोल रहे हैं जैसे यू से फेंकी वी से आई, इसका मतलब वो जो टाइम ऑफ कांटेक्ट था उस दौरान उसने उसके मोमेंटम को चेंज कर दिया। तो हमेशा याद रखना इसको टी को कई बार बच्चों क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ कांटेक्ट, की कितनी देर तक वो टच में रही है बोल, एग्री करते हो ना। एक बात और है, यानी कि इसके एक ही बात है, मोमेंटम चेंज भी बोल सकते हो उसको कितना टाइम लगता है, या टाइम ऑफ कांटेक्ट। तो आप क्या लिखोगे, ये हो गया mu, ये होगा mu, मान लिया वो t है बेटा, t टाइम तक वो कांटेक्ट में रही है, उसके बाद वो वापस आई है बाउंस बैक करके वापस, तो ये क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल बाई t इज इक्वल टू एफ नेट निकालना। मान लिया कि दीवार की बॉल ने दीवार पे कितना फोर्स लगाया होगा, नेट फोर्स कितना लगा होगा, तो जो एफ नेट आएगा बेटा दैट इज इक्वल टू, अब देखो फाइनल मोमेंटम का mv, तो mv, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है तो माइनस का mv, क्लियर बात है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो mv यानी कि इस डायरेक्शन में नेगेटिव होता है एक्स एक्सिस, तो इधर जाने वाली वेलोसिटी नेगेटिव, उधर जाने वाली पॉजिटिव, तो मैंने क्या कहा माइनस का mv, क्लियर है ना। माइनस का इनिशियल क्या है m इंटू यू अपन क्या होगा बोलो t, एग्री कर रहे हो ना, तो क्या फॉर्मूला आ गया बोलो, यहां से कर सकते हो माइनस का m इंटू वी प्लस यू बाई टी, तो इतना फोर्स लगेगा बेटा, आप समझना इतना फोर्स लगा के आएगी। अगर कई बार होता है कि नहीं सर जितनी स्पीड से गई उतनी से वापस आई, तो यहाँ पे v लिख लो, u और v दोनों बराबर हो गए, तो क्या होगा अगर u और v दोनों बराबर हो गए, जितनी स्पीड से गई उतनी से वापस आई, तो इसका मतलब मोमेंटम जो चेंज आएगा दैट इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू माइनस का m इंटू वी प्लस वी बाई टी, तो क्या आएगा बोलो माइनस का 2mv बाई टी। याद रखना बच्चों ये फोर्स लगा के आई है वो बॉल उस दीवार के ऊपर, माइनस का 2mv बाई वी, m क्या है मास ऑफ द बॉडी, v क्या है इनिशियल स्पीड भी और फाइनल भी, जितनी दीवार पे जितनी स्पीड से फेंका उतने से वापस आई, मतलब वो वेलोसिटी सेम रखनी है, तो दोनों की स्पीड सेम रख के आप बता सकते हो कितना फोर्स पे, कितना दीवार पे फोर्स लगा के वो बॉल आई होगी, समझ रहे हो ना। तो एक बात समझना, जितना टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट कम होगा उतना फोर्स ज्यादा लगेगा, और जितना टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा होगा उतना फोर्स कम लगेगा। तो आप समझ सकते हो बॉल अगर मान लिया थोड़ा टाइम लगा रही है ना दीवार से वापस आने में, तो इसका मतलब टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगा, समझो उतना ही मोमेंटम चेंज स्लो होगा। अगर बॉल एकदम मारते ही वापस आ रही है ना, तो इसका मतलब टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट कम है तो फोर्स क्या लगेगा ज्यादा लगेगा। तो आप समझ सकते हो कि इस केस में और इस केस में डिफरेंस है, इस केस में फोर्स ज्यादा लगा है और इस केस में फोर्स कम लगा है। तो जितना टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ाओगे किसी चीज के साथ उतना फोर्स कम लगेगा, और जितना टाइम ऑफ कांटेक्ट कम करोगे जल्दी से वापस बाउंस बैक करेगी कोई चीज, तो समझो उतना ही फोर्स क्या लगेगा उसके ऊपर ज्यादा लगेगा, नेट फोर्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि टी की वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स क्या है कम, और टी कम है तो फोर्स क्या है ज्यादा। तो आप देख सकते हो पी एफ माइनस पी आई बाई टी कितना इंपॉर्टेंट है। तभी तो कहते हैं कि कोई चीज अगर गिरती है ना तो एकदम ना गिरे, ऐसे गिरे, पहले उसने अपने पांव रखे
फिर ऐसे लेके आए तो समझो टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ा है, क्योंकि टाइम ऑफ कांटेक्ट कब शुरू होता है, जब पहला स्टेप, जब तक मतलब मेरा कोई बॉडी का पार्ट टच हो जाता है ना, वहां से शुरू हो जाता है वो, जब तक पूरा टच हो जाएगा ना वहां तक का टाइम है, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ कांटेक्ट। याद रखना, शुरुआत से लेकर के एंड तक, जब स्टार्टिंग में हाथ लगाया वहां से फिर पूरी बॉडी गिरी वहां तक का जो टाइम है ना, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ कांटेक्ट। अगर वो ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा, तभी इंजरी की पॉसिबिलिटी कम है। गिरते टाइम पे एकदम गिरो, कुछ ना कुछ टूटे फूटेगा डेफिनेटली। पहले हाथ लगाओ, पहले ऐसे गिरो, तो क्या बढ़ा रहे हैं हम, टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ा रहे हैं। क्यों, एकदम गिर गए तो टाइम ऑफ कांटेक्ट कम ही होगा, डायरेक्ट गिर गए। लेकिन अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ा रहे हो, पहले हाथ लगाया फिर अपना कुछ और चीज, फिर उसके बाद गिरे हो, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम ऑफ कांटेक्ट लंबा हो गया बेटा, तो इट मींस आपकी इंजरी की पॉसिबिलिटी कम है। तो ये कहते हैं कि भाई हाँ सर, कि टाइम ऑफ कांटेक्ट को इंक्रीज करना है। तो कोई भी चीज आप देख सकते हो कि अगर उसके अंदर आता था कि कोई बॉल कैच करते हो तो अपने हाथों के पीछे लेके जाते हो, ताकि वो बॉल है ना वो एकदम मेरे हाथ पे ना टकराए, थोड़ा सा टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़े, इसका मतलब हम हाथों को वैसे लेके जाते हैं। क्लियर बात है। तो इसका मतलब सारी चीजें, जैसे हम कहते हैं गद्दे पे जंप करते हो ना, तो अगर मान लिया एक तो इस फ्लोर पे जंप करो, एक किसी फोम वाले गद्दे पे क्या करो, बोलो जंप करो, तो वहां पे टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है, क्योंकि जैसे ही आप फोम वाले गद्दे पे जंप करोगे ना वो नीचे जाएगा, मतलब उसका टाइम ऑफ कांटेक्ट अर्थ के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि वो जंप तो आप कर चुके, लेकिन वो अर्थ के साथ कांटेक्ट में आया नहीं है, वो नीचे जाएगा। इसका मतलब टाइम ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इंजरी की पॉसिबिलिटी उतनी कम है। और एकदम स्पॉट पे गिरो, पता चली अरे सर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, तो इसका मतलब ये होगा टाइम ऑफ कांटेक्ट आप लोगों ने बढ़ा के फोर्स की वैल्यू को कम कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो कौन सा लो, न्यूटन का सेकंड लो। फील करके ना, न्यूटन का थर्ड लो आपको पता है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एक बॉडी पे ये एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए दो बॉडी होनी जरूरी है। क्लियर बात है, दो बॉडी होनी जरूरी है, समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब ये होगा, एक ये नहीं हो सकता। क्लियर बात है, मैं ही बॉडी हूं, ये नहीं हो सकता। क्लियर ना, ये हो सकता है। क्लियर बात है। तो आप याद रखो, दो डिफरेंट बॉडी पे एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज कौन सा लो, न्यूटन का थर्ड लो। मुझे लगता है चीजें समझ में आई होंगी। फर्स्ट सेकंड लो इंपॉर्टेंट था, मैंने थोड़ा टाइम लगा दिया। फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो। कोई डाउट है तो मैसेज कर देना, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करना। क्लियर है ना। टेक केयर बच्चों। कोई नया मैसेज मुझे सेंड कर रहा हूँ, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। आप लोगों को जो भी कोई नया टॉपिक इंटरेस्टिंग वे में सीखना है मैसेज कर दो। मेरी सीरीज तो मैं स्टार्ट कर ही रहा हूँ जल्दी से, उसके अंदर आप लोगों को सीरीज वाइज वीडियो मिल जाएंगे। क्लियर है ना। टेक केयर बच्चों, बाय।